हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक यूनिवर्स में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम चल रहे थे औसत पर। औसत के अब तक हम 3 भाग कर चुके हैं, 3 पार्ट कर चुके हैं और ये हमारा लास्ट पार्ट है औसत का। और इसमें हमारा एक लास्ट टाइप बचा है जिसमें हम विविध मिक्स क्वेश्चन करेंगे। बाकी हम इसके सारे टाइप्स कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज आपका, इससे पहले मैं आपको 7 टाइप करा चुका हूँ। ये आपका 8वां टाइप है जिसमें हम विविध क्वेश्चन करेंगे। इसमें मैं पहले आपको क्वेश्चन कराने से पहले कुछ फॉर्मूले बताता हूँ जिन्हें आप याद कर सकते हो, जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको पहला फॉर्मूला याद करना है, प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का औसत ये होता है n+1/2। यहाँ लिख लेना प्रथम n प्राकृत संख्याएं, प्रथम n। ठीक है, n, क्योंकि n प्राकृत संख्या यानी कि मैं कहूँ तुमसे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत, यानी कि n का मान 10 है, तो आपको यहाँ भी 10 ही रखना है। ठीक है, और मैं भी इस पर क्वेश्चन कराऊंगा। पहले फॉर्मूले लिख लो। इसके बाद आता है प्रथम सम संख्याओं का औसत n, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n+1। जितनी भी संख्या है उसमें बस एक जोड़ना, वही आपका औसत होगा। इसी प्रकार होता है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत। अभी इसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे। अभी आप फॉर्मूले लिख लो पहले। इसका n होता है, सिर्फ जितनी भी संख्या है वो ही उसका औसत होगा। ठीक है, इसमें एक और बनता है क्रमागत संख्याओं का औसत। इससे आप इनको भी, इन क्वेश्चंस को भी इसी फॉर्मूले से कर सकते हो। ये सबके लिए लगता है, जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत। इसमें आपको क्या करना है, प्रथम पद लेना है। जो भी आपकी सीरीज चलेगी, जैसे मैंने कि प्रथम n प्राकृत यानी 10 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो उसमें एक क्या होगा, आपका प्रथम पद होगा, तो उसका लिखना प्रथम पद। और 10 कहा था मैंने, तो अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद लिखना, अंतिम पद। और इनको जोड़ के आपको 2 से भाग दे देना है। ठीक है, तो जब ये क्रमागत संख्या कुछ भी हो सकती हैं, जैसे मैं लिखूं 4 6 8 10 12, अभी मैंने क्रमागत लिख दी। क्रम का मतलब है जिनका अंतर सेम है। जैसे यहाँ 2 का अंतर है, फिर 6 8 में 2 का है, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, तो ये क्रम में लिखी हुई है। तो इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसके पहले पद को और अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग देके, तो इसका हम औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस यही फॉर्मूले होते हैं, बाकी स्क्वायर के भी होते हैं, तो वो आपको नंबर सिस्टम में याद होने चाहिए, तो उससे हो जाता है। वैसे ये जनरल फॉर्मूले है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा। मैं इसे भी रफ कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। जैसे आपके सामने है पहला क्वेश्चन, प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत, 25 सम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। ठीक है, आप बताओगे, इसका डायरेक्ट हो जाएगा, फॉर्मूला बेस है। ऐसे ही मैं दे दूं प्रथम 39 विषम संख्याओं का औसत। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, इससे कोई वो नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बेस बनेगा। बना तो क्वेश्चन पेपर में संख्याओं का औसत, और मैं कहूँ आपसे प्रथम 45 संख्याओं, प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है,
तो मैंने जो फॉर्मूला लिखा है उसी पे क्वेश्चन है डायरेक्ट। देखो प्रथम 25 सम संख्याओं को अभी मैंने बताया था, जब भी आपके सामने सम का पूछे तो क्या करोगे n+1, यानी कि प्रथम 25 सम संख्याओं का पूछा तो 25 में 1 जोड़ देंगे तो 26। प्रथम 39 विषम संख्याओं का औसत मैंने बताया था n नहीं रहता, तो n कितना है, यानी कि यहाँ 39 विषम संख्या तो 39 ही आ जाएगा। और प्राकृत संख्याओं के लिए मैंने क्या बताया था n+1/2, यानी 45 प्राकृत संख्याओं का पूछा तो 45 + 1/2, ठीक है। तो 46/2 यानी कि 23। एक तो ऐसे सीधा सीधा पूछेगा, इसका एक और टाइप पूछने का है, उसे और मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि या तो इस टाइप से पूछेगा या वो बोलेगा 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत, 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत। चलो मैं इसमें तीनों करा देता हूं आपसे, 1 से 50 तक, 50 तक है, ठीक है, 1 से 50 तक। आपको इसी में सम संख्या बतानी है, 1 से 50 तक के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत, ठीक है। इसी में आपको बताना है विषम संख्याओं का औसत, और इसमें बताना आपको प्राकृत संख्याओं का औसत, यानी कि क्रमागत 1 से 50 की जितनी भी है, ठीक है। तो यहाँ आप देखो, एक तो बना सकते हो आप, इसकी सीरीज बना लो और क्रमागत वाले से कर लो, पहला पद अंतिम पद बटे 2, या फॉर्मूले से करोगे तो पहले आपको देखना पड़ेगा 1 से 50 के बीच सम संख्या कितनी है। देखो 1 से 50 के बीच कितनी हो जाएंगी, 25 सम हो जाएंगे, 25 विषम हो जाएंगे। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 25 1 26, इसका 25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक तरीका ये है, उसमें कंफ्यूज ना हो, 1 से 50 तक की है तो 1 से 50 तक नंबर कैसे हो जाएंगे, ऐसे, और अंतिम में आएंगे 49 50, ठीक है। तो अब इनका आप अंतर देखो, 1 और 2 का अंतर 1 है, 2 3 का अंतर है, ऐसे 49 50, सबका अंतर 1 1 का, ठीक है। तो एक क्रमागत है नंबर सभी और एक सीरीज में। तो आपको क्या करना, पहला पद अंतिम पद बटे 2, सम संख्याओं का निकालना, लेकिन हमें सम का निकालना, तो इसमें सम का लेना पड़ेगा फिर। तो सम संख्या कैसे बनेंगी, 2 से स्टार्ट होंगी, ठीक है, फिर 4 आएगी, फिर 6 आएगी, और अंत में क्या आएगी 50। अगर सम के लिए देखोगे, ये सम संख्या है, तो सम में पहला पद क्या, 2, अंतिम पद क्या है 50, तो 2 + 50 और बटे में 2 ही आएगा, क्योंकि मैंने बताया था प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, क्योंकि इनमें भी क्रम से हर एक में 2 2 का अंतर है, तो ये 52/2 यानी कि 26 आ गया। ऐसे आप विषम देखोगे, विषम संख्या क्या बनेंगी, विषम 1 से स्टार्ट होंगी, क्योंकि यहाँ 1 है, फिर 3, फिर 5, और अंत में क्या आएगा 49, ठीक है। आप यहाँ लगाओगे, पहला पद क्या, 1, अंतिम पद क्या है 49 और बटे 2, तो 50/2 क्या आ गया 25। अगर क्रमागत देखो तो क्रमागत यही लिखी हुई है आपके सामने, तो क्या करोगे, 1, अंतिम पद है 50/2, तो 51/2 यानी कि 25.5। तो मैंने तीनों बता दिए एक ही क्वेश्चन से कैसे होंगे, ठीक है। इसमें आप फॉर्मूले से करते तो भी 26 ही आता, क्योंकि 1 से 50 के बीच कितनी सम संख्या है, 25 सम संख्या है, और फॉर्मूला क्या होता था n+1, यानी कि 25 संख्या उसमें 1 जोड़ते तो 26, इसका फॉर्मूला n होता था। तो 1 से 50 के बीच विषम भी कितनी है 25, तो 25 ही आ गया। और यहाँ हम करते थे n+1/2, तो 50 संख्या थी, 50 + 1/2 वो ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं नंबर से। देखते हैं अगला टाइप, इसमें और किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें अब मैं कुछ क्वेश्चन देखता हूँ विविध के जो रह गए थे, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और लिख लो, एक और टाइप बन जाता, जैसे कि 5 के प्रथम 8 गुणजों का औसत, 8 गुणजों का औसत, ठीक है। ये भी क्रमागत सीरीज का क्वेश्चन बन जाता, क्योंकि 5 के प्रथम 8 गुणज पूछे, तो 5 का पहला गुणज 5, दूसरा 10, ऐसे ही। अब 8वां क्या बनेगा, 5×8 40, ठीक है। तो आप अंतर देखो तो सब में 5 5 का ही अंतर आएगा, क्योंकि सब 5 के मल्टीपल है, 5 दूनी 10, 5 10 15, 5 चौक 20, ऐसे ही 5×8 40।
तो ये 5 के प्रथम 8 गुणज हो गया। अब इसने कहा इनका औसत क्या होगा, तो मैंने क्या बताया, जब सीरीज बने क्रमागत पद है तो क्या पहला पद अंतिम पद बटे 2, पहला पद क्या 5, अंतिम पद क्या 40 बटे 2, तो 45 बटे 2 यानी कि 22.5। ठीक है, तो ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। आप इसे नोट डाउन करते रहना वीडियो को पॉज करके। तो आपका एक और क्वेश्चन है इसमें, m संख्याओं का औसत। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होता है लेकिन बच्चे फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। m संख्याओं का औसत n है, m संख्याओं का औसत n है, n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत m है। ठीक है, तो उसने कहा सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी संख्याओं का औसत। तो देखो m संख्याओं का औसत n है, तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ योग कैसे निकालते हैं, जितनी भी संख्या उनकी औसत में गुणा करके तो योग मिल जाएगा। तो संख्या कितनी है m, औसत कितना n, अगर मैं इनकी गुणा कर दूंगा तो मुझे योग मिल जाएगा। तो पहले से योग कितना मिला m n। ठीक है, अगर मैं दूसरे से देखूं तो योग कितना मिलेगा, यहाँ से n m, क्योंकि n संख्या औसत m में तो n m। और टोटल संख्या कितनी हो गई, m संख्या यहाँ पर थी, n संख्या यहाँ पर थी, तो m प्लस n, तो यही आ गया आपका औसत। ठीक है, अब यहाँ एक चीज और है, देखो m n की गुणा कर लो या n m की, रहेंगे तो सेम ही, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2m n बटे m प्लस। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 4 संख्याओं का औसत 30 है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है। 4 संख्याओं उनका औसत है 30। जो पहली 3 संख्या, पहली संख्या जो है शेष संख्याओं के योग का 1/3 है, जो पहली संख्या है। ठीक है, वो 1/3 है शेष संख्याओं का। टोटल 4 संख्या थी। ठीक है, जो पहली संख्या वो शेष संख्याओं के योग का 1/3 है, तो शेष संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ, मैं नंबर मान लेता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, जो कंफ्यूज ना हो, तो दूसरा तीसरा और चौथा। देखो पहला नंबर ए हो गया और बाकी जो शेष बचे वो 3 नंबर ए हो गए। उसने कहा जो पहला नंबर है वो शेष 3 नंबरों के योग का 1/3 है। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ से दी थी। अगर आप यहाँ से योग निकालोगे तो क्या आएगा, 4 संख्याओं का औसत 30 है, तो योग कितना आ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथे नंबर का योग कितना आ जाएगा, 30 चौक 120। ठीक है, अब आप यहां से देख सकते हो सेकंड थर्ड प्लस फोर्थ किसके बराबर हो जाएगा, 3 की गुणा हाँ कर दूंगा 3 आई के। ठीक है, यानी 3 फर्स्ट नंबर के 3 गुने के बराबर हो जाएगा। तो इन तीनों की जगह मैं फर्स्ट नंबर का 3 गुना लिख सकता हूँ, तो फर्स्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर का 3 गुना बराबर है 120। 3 और 1 4, 4 फर्स्ट नंबर का 4 गुना 120 के बराबर है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 4 से भाग दोगे तो 30। उसने फर्स्ट नंबर ही पूछा था तो 30 हो जाएगा। मुझे याद है ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था और इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी। तो आप ऐसे ही करोगे, वो ट्रिक में भी वही है, इसी का यूज करता है लेकिन उसमें डायरेक्ट कर देता है बस। ठीक है, तो आप इससे करोगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, n संख्याओं का औसत 36 है। n संख्या है, उनका औसत दिया है 36। यदि 75% संख्याओं में 6 की वृद्धि की जाए, 75% संख्याओं में कितने की वृद्धि के लिए, 6 की वृद्धि की है। ठीक है, वृद्धि, और बाकी संख्या शेष संख्याओं को 9 से घटाया गया है, शेष संख्याओं में 9 की कमी की है। तो उसने पूछा औसत पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो 75% का मतलब कितना होता है, यहाँ देखो 75% का मतलब 75/100, यानी कि 25 थी 75, 25 चौका 100, तो ये कितना बन गया 3/4। यानी कि अगर टोटल 4 नंबर थे तो उसमें से 3 नंबरों में 6 की वृद्धि की गई है, यानी 4 का 75% 3 आएगा। ठीक है, जैसे 100 का 75% 75 है ना,
तो इसे मैंने शॉर्ट कर लिया 25 से काट के, यानी 4 का 75% 3 है। अगर मैं टोटल नंबर 4 मानूं तो उसका 75% 3 है, यानी कि 4 नंबरों में से 3 नंबरों में कितने की 6 की वृद्धि कर दी। तो 3 नंबरों में 6 की वृद्धि, एक नंबर में 6 की, तो 3 में कितने की हो जाएगी, 18 की वृद्धि होगी। ठीक है। उसने कहा शेष नंबरों में 9 की कमी की गई। अब शेष नंबर कितने बचे, मतलब इसका 4 का 75% से 3 हो गया, तो 3 नंबरों में तो बढ़त हुई है, तो बाकी एक नंबर ही तो बचा, तो उस एक नंबर में 9 की कमी की गई है, तो इसे माइनस में लिख लेते हैं कमी को। तो टोटल देखें तो हम कितने की वृद्धि होगी, 18 में से 9 की, 9 की, यानी ओवरऑल जो हुई है रेशियो में वो वृद्धि हुई है 9 की, लेकिन कितने नंबरों पे, 4 नंबरों पे, क्योंकि हमने यहाँ टोटल नंबर 4 माने थे ना भिन्न के हिसाब से, तो 4 नंबरों पे 9 की वृद्धि हुई है। तो 4 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो औसत में 2.25 की वृद्धि होगी। तो उसने नया औसत पूछा था, तो नया औसत क्या हो जाएगा, पहले 36 था, अब 2.25 की वृद्धि होगी तो 38.25, तो ये हो जाएगा आपका नया औसत। ठीक है, तो इसे आप राइट डाउन कर सकते हो। वीडियो पॉज करके देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 6 संख्याएं आपकी, उनका औसत 32 है। 6 संख्याओं का औसत 32 है। प्रथम 3 संख्याओं को 2 बढ़ाया जाता है। प्रथम 3, टोटल 6 संख्या, प्रथम 3 को 2 बढ़ाया जाता है। ठीक है, और बची हुई संख्याओं में 4 घटाया जाता है, और बची शेष संख्या लिख देता हूं मैं, शेष संख्याओं में 3 घटाया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना औसत पर क्या फर्क पड़ेगा। इसे आप ट्राई करो, मैं वीडियो देख लेता हूँ। ठीक है, आप पॉज करके और ट्राई कर सकते हो। देखो अब इसने कही है प्रथम 3 में 2 की वृद्धि हुई है, यानी कि कितनी वृद्धि होगी टोटल, 3 दूनी 6 की। उसने कहा शेष संख्या में, अब शेष संख्या कितनी बची, 6 में से 3 तो में तो बढ़त होगी 2 की, तो 3 बची। शेष संख्याओं में 3 की कमी हुई है, यानी कि शेष संख्या 3 बची, और 3 थी 9 की कमी होगी, तो ओवरऑल कितने की कमी हुई, 3 की। कितनी संख्याओं पे कमी हुई, 6 संख्याओं पे, तो 0.6 पंजे 30, यानी ओवरऑल 0.5 की कमी हुई है अनुपात में। पहले अनुपात 32 था, 0.5 की कमी होगी, तो अब अनुपात कितना हो जाएगा, 31.5। आपसे यही पूछा था नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आप राइट डाउन कर सकते हो इसे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। 15 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु है 32 वर्ष। ठीक है, 32 वर्ष। उसने कहा है 2 नए व्यक्ति आने से औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। अब यहाँ 2 व्यक्ति नए आए हैं जिससे औसत आयु 3 वर्ष बढ़ गई। तो उसने पूछा है नए व्यक्तियों की आयु में 7 का अंतर है। तो एक और लाइन दी है इसने, नए व्यक्तियों की आयु में 7 का अंतर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसमें से बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है। तो देखो इसमें 15 व्यक्ति थे टोटल, उनकी औसत आयु कितनी थी, 32 वर्ष। अब 2 व्यक्ति नए आ गए, तो जिससे औसत 3 और बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम इन दोनों की आयु का योग निकाल सकते हैं, कितना होगा। अब देखो आयु का योग कैसे निकालोगे, एक तो योग से निकाल सकते हो आप, पहले मैं योग से बताता हूँ। 15 की 32 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, 3 15 थी 45 और 3 48, यानी कि टोटल योग कितना होगा 15 व्यक्तियों की आयु का, 480 वर्ष। अब 2 व्यक्ति नए आ गए, तो अब व्यक्ति कितने हो गए, 17 हो गए व्यक्ति 2 नए आने के बाद, और औसत आयु 3 से बढ़ गई। पहले 32 थी तो अब कितनी होगी, होगी 35। तो यहाँ से हमें कुल योग मिल जाएगा, 17 पंजे 85, 8 17 थी 51 और 8 59। ठीक है, यानी कि अब जो पहले व्यक्ति थे 15, उनकी आयु का योग था 480,
अब 2 व्यक्ति नए आए, उनके आने से योग होगा 595। तो कितने की बढ़त हो गई? 5 में से 0 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 4 गया 1, यानी कि वो 2 व्यक्ति जो है उनकी आयु का योग आ गया 115 वर्ष। यानी कि मैं लिख सकता हूँ A प्लस B, 2 व्यक्ति थे A और B, उनकी आयु का योग आ गया 115 वर्ष। उनकी आयु का अंतर दिया था हमें 7 वर्ष। ठीक है, तो इन ऐसी समीकरण कभी भी आपके सामने आए तो इसे डायरेक्ट कैसे करना? देखो, अगर बड़े व्यक्ति की पूछेगा तो बड़ा व्यक्ति कौन सा होगा? जिसमें से घट रहा है, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाया जब तो 7 आया है। ठीक है, अगर छोटे व्यक्ति की पूछता तो जो जिसके आगे माइनस है वो छोटा होगा। हमसे बड़े व्यक्ति की पूछा नहीं, एक ही। तो जब भी आपको प्लस वाले का मान निकालना तो इनका जोड़ के आधा करना। तो 115 और 7 122 का आधा करोगे तो 61 वर्ष। ठीक है, अगर छोटे व्यक्ति की पूछता यानी बी की निकालते तो आपको इनका अंतर करके आधा करना था। 115 में 7 जाएंगे तो 108 का आधा करोगे तो 54 वर्ष। ठीक है, 54 वर्ष। तो आपसे किसी की पूछ सकता था, छोटे की पूछता है बड़े की। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं थी ज़्यादा, तो आप इजीली कर सकते थे। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका ये लास्ट क्वेश्चन है विविध का, बस इसमें यही क्वेश्चन थे जो रह गए थे, वो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए। आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक राम है, चलो हिंदी में लिखता हूँ, राम और रहीम, राम रहीम 2 व्यक्ति हैं, इनकी औसत आयु दी है क्वेश्चन में 18 वर्ष। ठीक है, औसत आयु 18 वर्ष है। फिर एक है रहीम और एक है रमेश, रहीम और रमेश, इन दोनों की जो औसत आयु दी है क्वेश्चन में वो दी आपको 25 वर्ष। और एक दिया है रमेश और राम, रमेश और राम की औसत आयु है 29 वर्ष, 29 वर्ष। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है, बड़े व्यक्ति की पूछे। अब देखो, राम और रहीम 2 व्यक्ति हैं, इनकी औसत आयु 18 वर्ष है, तो मैं इनकी आयु का योग निकालूं तो कितना हो जाएगा? योग निकालो तो एक राम है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक रहीम है। ठीक है, RH, तो आयु का योग 18 दूनी 36 हो जाएगा। ऐसे इनकी आयु का योग निकालोगे रहीम और रमेश की का, रहीम और मैं रमेश को RM लिखे देता हूँ। रमेश की आयु का योग कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50। ठीक है, ऐसे रमेश और राम की आयु का योग कितना हो जाएगा? 29 दूनी 58। तो इनकी आयु का योग आ गया। और उसने कहा बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी? पहले आप यहाँ से तीनों की निकालो। देखो, अब जब मैं इन्हें जोड़ूंगा तो दो बार आएंगे सब, 2 बार राम आएगा आरे आरे, 2 बार रहीम आएगा, 2 बार रमेश आएगा। तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे राम, रहीम और रमेश की आयु का योग मिल जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 6 14, 5 5 10 3 13 और 1 14। 2 से आप इसे काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 72 वर्ष। तो इन तीनों की आयु का योग है 72 वर्ष। ठीक है, अब उसने कहा सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी। अब आप एक बात सोचो, मुझे सबसे ज्यादा मान कब मिलेगा? जब मैं इसमें से सबसे छोटी वैल्यू घटाऊंगा, जब सबसे ज्यादा मिलेगा। अब सबसे छोटी इनमें क्या है? 36। अगर मैं 36 को इसमें से घटा दूं तो मुझे सबसे ज्यादा मान मिलेगा, लेकिन वो आयु किसकी होगी? राम और रहीम की है 36। ठीक है, तो राम और रहीम की घटा दूंगा मैं इसमें से, राम और रहीम की जगह 36 रख दूंगा, तो रह कौन जाएगा? रमेश। यानी कि सबसे ज्यादा आयु जो होगी वो रमेश की होगी, और कितने वर्ष होगी वो हम पे निकालेंगे। राम और रहीम की जगह रख दूंगा मैं 36 प्लस रमेश की आयु बराबर है 72 के। ठीक है, तो यहाँ से रमेश की आयु कितनी आ जाएगी? 72 में 36 जाएंगे 36 पर। तो उसने यही पूछा था सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है। तो बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है? 36 वर्ष। और बड़ा व्यक्ति है कौन? रहीम। और एक क्वेश्चन मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था, उसमें थोड़ी एक संख्या नहीं लिखी थी, उसमें थोड़ा मिसप्रिंट था, मैं उसको आपको करा देता हूँ। उसमें देखो क्या दिक्कत थी। फिर वीडियो एक हम करते हैं, आपके खत्म हो चुका है औसत चैप्टर। ये कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क में,
उसमें कहा था एक कक्षा में 2 सेक्शन हैं। सेक्शन ए के जो औसत अंक हैं, सेक्शन ए के औसत अंक वो 60 थे, ठीक है। लेकिन उसमें मैं लिखना भूल गया, तो उसमें छात्रों की संख्या नहीं लिखी थी, और सेक्शन ए में छात्रों की जो संख्या दी थी वो दी थी 40। फिर उसने कहा था दोनों सेक्शनों में मिला के, दोनों सेक्शनों में कुल विद्यार्थी छात्र जो हैं वो थे 100, और छात्रों का औसत अंक जो था पूरी दोनों सेक्शन का औसत अंक वो थे 72। तो आपको सेक्शन बी के बताने थे कितने होंगे, सेक्शन बी के औसत अंक, ठीक है। तो देखो पहली बात तो सेक्शन ए में जो छात्र 40 हैं, तो सेक्शन बी में कितने होंगे, 60 हो गए। तो यहाँ से हमें छात्र तो पता चल गई, सेक्शन बी में छात्र कितने हो जाएंगे, 60, ठीक है। अब देखो औसत के लिए आपको चाहिए क्या, आपको दोनों का पता, मैं इसे एलिगेशन से भी करा सकता हूँ। चलो मैं एलिगेशन से बता दूं पहले। इसमें आपको दिया औसत अंक कितने दिए हैं सेक्शन ए में, 60। मैं यहाँ लिख देता हूँ सेक्शन ए है, इधर बी है। कल मैंने एलिगेशन आपको पढ़ाया था, उससे बहुत सिंपली हो जाते हैं क्वेश्चन। तो सेक्शन ए के कितने हैं औसत अंक, 60। सेक्शन बी के हमसे पूछे, हमें पता नहीं है, ठीक है। इसे मैं एक्स मान लेता हूँ। और पूरी दोनों सेक्शनों के मिला के कितने औसत अंक, 72। अब सेक्शन ए में विद्यार्थी कितने हैं, 40। तो सेक्शन बी में कितने रह गए, टोटल 100 थे, तो इसमें रह गए 60 विद्यार्थी। काटोगे 20 दूनी 40, 20 दिया 60, ठीक है। अब देखो इस x का मान कैसे निकालते हैं। अब आपको देखो इसमें अनुपात में लेके आपकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है। कर तो आप यहाँ से भी सीखते रहे, 60 की 40 में गुणा करके, यहाँ से 60 की x में गुणा करके, लेकिन उससे कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, इसलिए अनुपात में ले लिया मैंने। तो आप क्या करोगे, इनके आपस में गुणा करोगे, 60 दूनी 120 प्लस, फिर इनकी गुणा करोगे, x की 3 में होगी तो 3x, और नीचे क्या करते थे हम, जो भी टोटल विद्यार्थी हैं उनसे भाग दे देते हैं, तो 3 और 2 5। तो उससे हमें क्या मिलेगा, पूरी क्लास का औसत मिल जाएगा। पूरी क्लास का औसत कितना दिया था हमें, 72, ठीक है। तो आप करोगे 120 प्लस 3x, 72 पंजे 360, 120 को घटाओगे उधर ले जाके तो कितना बचेगा, 360 में से 120 गए 240, और x का मान आपका कितना आ जाएगा, 3 से इसे काटोगे तो 80 बार जाएगा। तो सेक्शन बी के औसत अंक कितने हैं, 80। ये क्वेश्चन मैंने कल होमवर्क में दिया था, लेकिन उसमें छात्रों की संख्या दी थी सेक्शन ए में, वो लिखा नहीं था, ठीक है। तो आप उसे करेक्शन कर लेना, तो उसका आंसर आ जाएगा 80। तो आपका औसत यहीं खत्म होता है। इससे हम अगली जो वीडियो में करेंगे वो हम करेंगे अनुपात समानुपात की शुरुआत। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं आपको कैसे लग रहा है, ठीक। थैंक यू।